हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बिल्कुल न्यू मांगा को, और इस मांगा की रेटिंग मार्शल पीक से भी ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जेल का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को बांध के रखा होता है। उसको देख के साफ साफ पता चल रहा होता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया। फिर उसके ऊपर कोई पानी फेंक देता है और वो सर्वेंट कह होता है, मिस अब हम क्या करिए। तो उठ ही नहीं रहा। हमने काफ़ी बार इसको ट्राई करने की उठाने की, बट ये तो उठ ही नहीं रहा। उसकी मिस कह रही होती, तुम टेंशन मत लो, इसकी फैमिली अब मेरे अंडर आ चुकी है, तो इसलिए अब से मैं इसका ध्यान रखूंगी। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के सर पे हाथ रखती है। हाथ रखने के बाद उसकी बॉडी से जितनी भी उसकी सब पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है और अपने मन में सोचे जा रही होती है। इसके पास बस एम्परर बुक का एक लास्ट फ्रेगमेंट बचा हुआ है, और इसके पास जो स्वॉर्ड टेक्निक है वो पूरी तरह से यूजलेस है। और फिर वो लड़की उसके बॉडी से जो भी फ्रेगमेंट वगैरह एब्जॉर्ब कर लेती है, और वह उसको एक चाटा मारते हुए कह रही, तो सच में तुम तो बहुत ज़्यादा बेकार बंदे हो, तुमने मुझ जैसी लेडी का इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। और वो जाते हुए कह रही हो, तो ठीक है, फिर जाके इसको जंगल में फेंक दो, जंगली जानवर जाएंगे और इसको खा जाएंगे। और फिर हमें जंगल में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, और फिर उसकी बॉडी के अंदर किसी दूसरे पर्सन की सोल आ जाती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है, मैं ये कहाँ पे आ गया, क्या मैं सच में रीइंकार्नेटेड हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं 10,000 साल बाद फिर से किसी की बॉडी में रीइंकार्नेटेड हो जाऊंगा। मेरे को जहाँ तक याद है कि लास्ट लाइफ में मैं एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन से फाइट कर रहा था, बट ट्रिब्यूलेशन के दौरान मैं मारा गया, और जो मेरी सोल थी वो किसी तरह बच के यहाँ पे आ गई। तो फाइनली मैं इस गू फैमिली के पर्सन की बॉडी में रीइंकार्नेटेड हो गया। मेमोरी के हिसाब से इस बॉडी का जो टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बट अच्छी बात तो यह है कि पास्ट लाइफ में मेरी बॉडी के ऊपर जो सील लगी थी, अब इस लाइफ में फाइनली ब्रेक हो चुके हैं। तो अब मैं क्यूआई रिलम से आगे बढ़ पाऊंगा। और उसको इस बॉडी की मेमोरी आने लगती है। वो कहने लगता है, लुओ फैमिली जो सबसे ज़्यादा पावरफुल फैमिली है, उसने गू फैमिली की स्वॉर्ड टेक्निक का लालच था, इसीलिए गू फैमिली ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को पूरी तरह से कमजोर कर दिया, यानी कि बेकार स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करने लगे। फिर उसके बाद लुओ फैमिली की उस लड़की की शादी इसके साथ तय की गई कर दी गई। शादी होने के बाद लुओ फैमिली की इस लड़की ने इसके साथ बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया, इसके डेंटियन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसको काफ़ी दिनों तक बिना खाना दिए इसको जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ। और इन द एंड इसकी बॉडी के अंदर से इसकी सारी पावर एंड एम्परर बुक का जो फ्रेगमेंट थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और बाद में इसको जंगल में फेंक दिया ताकि वहीं पे मर जाए। तो लुओ फैमिली तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ अब बहुत ही मजे करने वाला हूँ। मैं पूरी लुओ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है गो फैमिली की ओर, जहाँ पे हमारी एमसी की सिस्टर को दिखाया जाता है। वो कह रही होती है, ग्रैंड एल्डर मैंने कहा ना मुझे इस कमीने से शादी नहीं करनी, तो फिर आखिर आपकी उम्र को इसे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। ये बात जान के बाकी के सर्वेंट कहने लगते हैं, मिस ये तो तुम्हारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आज यंग मास्टर लिंक पर्सनली हमारे घर पे तुमसे शादी करना चाहते हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होनर का मौका है। और फिर ग्रैंड एल्डर कहने लगता है, देखो जो शादी का मैटर है हम बड़े लोगों ने डिसाइड किया, इसलिए इसमें तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें यंग मास्टर लिंक से शादी करनी होगी। ये बात जान के एमसी की सिस्टर जोर जोर से रोने लगती है, और हमें यंग मास्टर को लिंक को दिखाया जाता है, जिसकी शक्ल सच में बहुत ज़्यादा बेकार होती है। वो कह रहा होता है, आज यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो तुमको बचा ले, मैं भी देखता हूँ कि कौन यहाँ पे आके तुमको बचा लेगा। अब से तुम पूरी तरह मुझे बिलोंग करती है, तो ठीक है मेरे सर्वेंट जाओ और जाके इसको मेरे बेड के ऊपर फेंक दो। और फिर जैसे ही उसके सर्वेंट उसको पकड़ने के लिए जा रहे होते, वो कहते मेरे को छोड़ो, मैंने कहा ना मेरे को छोड़ो, मेरे को यहाँ से मत लेके जाओ। बट जैसे ही वो आगे कुछ कर पाते, वहाँ पे कोई किसी प्रकार का अटैक आता है, उन दोनों सर्वेंट को वहीं पे खत्म कर देता है। ये देखकर तो ग्रैंड एल्डर भी एक पल के लिए पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और फिर वहाँ पे हमारा एमसी आ जाता है। एमसी कह रहा होता है, आखिर किसने कहा कि इसके हेल्प के लिए यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है, इसके हेल्प के लिए मैं आने वाला हूँ। जैसे ही एमसी की सिस्टर उसकी ओर देखते हुए भागते हुए जाके उसे गले लग जाती है और कह रही होती है, ब्रदर तुम यहाँ पे फाइनली आ ही गए, आखिरकार तुम यहाँ पे, अगर तुम नहीं आते तो ये कमीने मेरे को इसी के साथ फोर्सफुली शादी करवा देते। एमसी कह रहा है, कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, तो अब तुम सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ सकती हो, मैं इन कमीनों का बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। वो यंग मास्टर लिंक क्या होता है, मैं तो एक पल के लिए पूरी तरह से घबरा गया था कि यहाँ पे कौन इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन आ गया, बट ये तो तुम निकले, तुम कचड़े कहीं के, तुम्हें तो लुओ फैमिली ने जंगल में फेंक दिया था, क्या तुम जंगल से बच के वापस आ गए। चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, अब जब तुम आ ही गए हो तो अब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी सिस्टर के साथ बहुत ज्यादा मजे करने वाला। और फिर वो अपनी लाट टपकाते हुए एमसी की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन एमसी होते हुए एक सोल्जर से उसकी स्वॉर्ड मंगाता है, उस स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेता है। जैसे यंग मास्टर लिंक उसकी ओर आता है, यंग मास्टर लिंक को एक स्वॉर्ड स्लैश से वहीं पे खत्म कर देता है। ये देख के ग्रैंड एल्डर खड़ा होता है और कहने लगता है, एमसी कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर लिंक को हर्ट करने की, क्या तुम हमारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करवाना चाहते हो। ये बात सुन के एमसी कहने लगता है,
तुम तो मेरे सामने ये बात करो ही मत। तुम जैसे लोग जो अपनी फैमिली के लोगों के साथ इतना बुरा ट्रीट करते हैं और दूसरों के लिए कुत्ते बन जाते हैं, तुम पैथेटिक ओल्ड मैन कहीं के। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि फैमिली को मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ? वो तुम हो जो फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। उसकी ऐसी बातें सुन के ग्रैंड एल्डर कह रहा होता, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तो ठीक है, आज जबकि तुमने यंग मास्टर लिंग को हर्ट किया है तो उसके लिए मैं आज तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर वह अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक को एमसी की ओर कर देता है। लेकिन एमसी थोड़ी ना उससे पीछे रहने वाला था, वो भी एक उसकी ओर एक स्वॉर्ड स्लैश कर देता है। उसका ये स्वॉर्ड स्लैश देख के वो अपने मन में सोचने लगता है ये स्वॉर्ड टेक्निक तो बस वो ज्यादा आगे कुछ कह पाता। फिर एमसी कह रहा था, ओल्ड मैन तुमने अब तक कुछ ज्यादा ही जी लिया है, तुमने जो भी कुछ किया है अब तुम्हें उन सभी का प्राइस पे करना पड़ेगा। और फिर हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो वहीं पे मारा जा चुका होता है। ये सब चीजें देख के गू फैमिली के जो बाकी के सर्वेंट होते हैं वो बात करने लगते हैं, एमसी तो सिर्फ क्यूआई रिलम पर है और जो ग्रैंड एल्डर है वो स्पिरिचुअल रिलम पर है। आखिर कैसे उसने ग्रैंड एल्डर को हरा दिया? और उसने जिस स्वॉर्ड टेक्निक का यूज किया है उसको देख के ऐसा लगता है कि उसने ड्रैगन स्क्रिप्चर का यूज किया है। 3 क्लैन के एल्डर, क्या आप ये सब चीजें देख रहे हो? 3 क्लैन के एल्डर वो अपने मन में सोचे जा रहा होता है एम्परर लेवल की स्क्रिप्चर जो एम्परर लेवल के कल्टिवेटर द्वारा बनाई जाती है। ये जो स्क्रिप्चर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, चाहे वो कल्टिवेशन टेक्निक हो या फिर ये स्वॉर्ड टेक्निक हो या फिर मार्शल आर्ट स्किल हो। एम्परर लेवल की टेक्निक इस वर्ल्ड में हर एक टेक्निक को सरपास कर देती है। ये जो एम्परर लेवल की स्क्रिप्चर है ये गू फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती रही है। इसको गू फैमिली के लेजेंडरी स्वॉर्ड एम्परर ने क्रिएट किया था। लेकिन ये तो कितनी अफसोस की बात है कि अब बस इसका एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है, जिसके कारण गू फैमिली डे बाय डे करके और भी ज्यादा वीक होती जा रही है। लेकिन एमसी को देख के ऐसा लगता है कि इसने इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और इसने स्वॉर्ड इंटेंट को भी अचीव कर लिया है। और फिर एमसी कहने लगता है, इस बॉडी के ओनर के पास जो ड्रैगन स्क्रिप्चर है वो मेरे को फेमिलियर क्यों लग रहा है? ऐसा लगता है कि ये जो स्वॉर्ड टेक्निक है मेरे डिसाइपल जाओ टियान ने छोड़ी गई थी, बट ये जो फ्रैगमेंट मेरे को अधूरा क्यों लग रहा है? मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे डिसाइपल को लोग अभी भी याद करते हैं। रीइंकार्नेटेड होने के बाद मेरे पास मेरी प्रीवियस लाइफ की सारी मार्शल आर्ट की टेक्निक एंड एम्परर लेवल की स्क्रिप्चर है, लेकिन ये जो मेरी बॉडी है वह इन सबको होल्ड नहीं कर सकती, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मेरे को इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। और फिर 3 क्लैन का एल्डर क्या होता है, आखिर तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम एमसी को देख नहीं सकते कि उसने हमारी फैमिली के स्वॉर्ड टेक्निक को इनहेरेंट कर लिया, इसीलिए अब से वो हमारा नया फैमिली है, इसलिए सब लोग बो डाउन करो। और फिर जितने भी लोग होते हैं वैसे भी बो डाउन करते हुए क्या होता है, एमसी तुम्हारा स्वागत है, अब से तुम हमारे बिल्कुल न्यू फैमिली हेड हो। फिर एमसी उनको कह रहा होता है, वेल तुम इतने बुरे भी नहीं हो, तुमने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ठीक है मैं तुम लोगों को जाने देता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद का, जहाँ पे 3 क्लैन के एल्डर उसे कुछ सबऑर्डिनेट उसे कह रहे होते हैं, 3 क्लैन के एल्डर क्या हम सच में उसको अपना फैमिली हेड माने, क्योंकि उसने इस सिटी के 2 मेजर फैमिली को ऑफेंड कर दिया है। हमें नहीं लगता कि लिंग फैमिली एंड लुओ फैमिली उसको इतनी आसानी से जाने देगी। फिर 3 क्लैन का एल्डर क्या होता है, तुम इन सबकी टेंशन मत लो, अभी के लिए हम उसको अपना फैमिली एल्डर बना सकते हैं। अगर वह उन दोनों फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा तो इससे सबसे ज्यादा हमें ही फायदा होने वाला है, लेकिन अगर वह उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा तो फिर हम एमसी को उनके हवाले कर देंगे। ये बात सुन के उसके सबऑर्डिनेट कह रहे होते हैं, ठीक है एल्डर हम आपकी बात पूरी तरह से समझ चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एमसी एंड उसकी सिस्टर की ओर, जो दोनों अपने घर जा रहे होते हैं। एमसी की सिस्टर कह रही होती है, ब्रदर तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा औसम हो, अगर तुम ऐसे ही रहे तो फिर कोई ऐसा नहीं होगा जो हम दोनों को बुली करेगा। बट एमसी कुछ नहीं कहता, उसके मुंह से खून निकल जाता है। ये देख के उसकी सिस्टर घबरा जाती है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी की सिस्टर उससे कह रही होती है, ब्रदर तुम यहाँ पे बैठ जाओ और बैठने के बाद अपने आप को धीरे धीरे करके हील करो। एमसी उसे कह रहा था थोड़ा धीरे बोलो, अगर उन लोगों ने सुन लिया तो फिर से हमारे ऊपर अटैक करने आ पाएंगे। और अपने मन में सोचे जा रहा होता है, सेठ यार ये जो बॉडी है ना बहुत ही ज्यादा वीक है, मेरे को कुछ भी करके इस बॉडी को और भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। मार्शल आर्ट के फर्स्ट स्टेप में हम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, फिर उसके बाद क्यूआई ट्रेनिंग, इन सभी के बाद तुम अर्थ एंड एवन का ओरा फील कर सकते हो और तुम उस ओरा को अपनी बॉडी में रिफाइन कर सकते हो। अगर तुम उस ओरा को अपनी बॉडी में रिफाइन कर लोगे तो फिर तुम नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट हो सकते हो। सबसे पहले आता है क्यूआई स्टेज, उसके बाद आता है स्पिरिचुअल स्टेज, देन थर्ड आता है हेवन स्टेज, फिर उसके बाद वॉइड स्टेज, सेंट स्टेज, एम्परर स्टेज। इन सभी स्टेजों को 2 रिलम में डिवाइड किया गया और जितने भी स्टेज है उन सभी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्ली मिडल एंड पीक। मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में 10,000 साल तक क्यूआई रिलम पे अटका पड़ा था, क्योंकि मेरे बॉडी के ऊपर एक सील लगी थी जिससे कि मैं कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। बट रीइंकार्नेटेड होने के बाद वो जो सील पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी थी और जो मेरी प्रीवियस लाइफ में जितने भी रिग्रेट थे इस लाइफ में मेरे को बिल्कुल भी नहीं होगा और मैं नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा, मैं फिर से इस वर्ल्ड के टॉप पे जाऊंगा। एमसी की सिस्टर उससे कहती है, ब्रदर तुम थोड़ा यहाँ पे अपने आप को रेस्ट कर लो, मैं बाहर जाके तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। और वह जाते हुए अपने मन में सोचे जा रही होती है,
जिन लोगों ने मेरे ब्रदर को हर्ट किया है, मैं उन लोगों को जरूर सबक सिखाऊंगी। मैं आज उन सभी लोगों को एक साथ खत्म कर दूंगी। उसको ऐसा जाता हुआ देखकर एमसी अपने मन में सोच जा रहा था, ये लड़की कितनी ज्यादा बेवकूफ है, इसने अपने पीछे डैगर छुपा रखा है और ये उन सभी को मारने जा रही है। इसको ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन लुओ फैमिली, तुम मेरा इंतजार करो, मैं सबसे पहले तुम्हें ही डिस्ट्रॉय करूंगा। तो गाइस, इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताइए। अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।